नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा सीटों के लिए जबरदस्त मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में तो 3 बजे तक के जो आंकड़े बता रहे हैं वो लगभग 80% वोटिंग हुई है। 78.70%, यानी लगभग 80%, और ये वोटिंग हुई है 3 बजे तक। अभी वहाँ पर मतदान चल रहे हैं। और उसी तरीके से यहाँ तमिलनाडु में भी 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए जो वोटिंग हुई है उसका 3 बजे तक का परसेंटेज है 70%। तो ज़बरदस्त तरीके से लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। मतदान की तैयारियों को लेकर जो लगातार चर्चाएं थीं उस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। कल भी हम लोगों ने उस पर बात की थी। तमिलनाडु में तो एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं सभी सीटों के लिए, 234 सीटों के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। आज पहले चरण का है, 152 सीटों के लिए वहां पर वोटिंग चल रही है, और इसके अलावा दूसरे चरण के मतदान होंगे 29 सीटों पर। लेकिन इन सब के बीच वहां जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दावे किए थे कि जबरदस्त तरीके से केंद्रीय फोर्स को भेजा गया है, राज्य सरकार के बाहर के कर्मचारियों को वहां चुनाव की ड्यूटी पर लगाया गया है, और ये सारा कुछ इसलिए किया गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित कराए जा सके, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो निष्पक्षता को लेकर तो लगातार सवाल उठे ही रहे हैं, अभी भी उठ रहे हैं, और स्वतंत्र कराए जाएंगे, निर्भीक होकर लोग वोट डालेंगे। उसके लिए वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी भयावह हैं कि किस तरीके से वहां तमाम जगहों पर हिंसा हुई है। और निष्पक्ष चुनाव को लेकर केवल सत्तारूढ़ पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल ये जो भीषण वोटिंग हो रही है, बम्पर वोटिंग हो रही है, इसके क्या समझे जाएं, नतीजे क्या निकल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या कुछ छिपा हुआ है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और बात वहीं से शुरू की जाए सर, ये जो वोटिंग का पैटर्न देख रहे हैं, मुझे याद है कल भी आपने कहा था कि बहुत जमकर वोटिंग होगी, 90% तक वोटिंग होगी। हालांकि आपको इस बात का इंतज़ार है कि इसके बाद एक दिन बाद चुनाव आयोग इसके क्या आंकड़े देगा, चूँकि 90 में अगर 10-12% बढ़ाना होगा तो कैसे बढ़ा पाएगा। लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रही है स्थिति 152 सीटों के लिए, इसको क्या समझा जाए? देखिए, पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बम्पर पोलिंग हुई है इसका कारण यह है जी, देखिए, पूरे देश के अंदर बसे हुए मजदूर जो बंगाल के हैं, बंगाल में उनका वोट है, अभी तक इलेक्शंस में वो वोट देने नहीं आते थे। इस बार क्योंकि उनके दिमाग में एक भ्रम है कि अगर, जैसे अब कहा ना कि 2002 में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में था तो उसके बाद आपकी ये प्रक्रिया होगी, नहीं होगा तो ये प्रक्रिया होगी। तो लोगों ने कहा कि भैया 20 साल के बाद फिर कहने लगेंगे कि 2026 में आपने वोट डाला था कि नहीं डाला था, फिर बाबा की जन्म तिथि लाइए, पड़ बाबा की जन्म तिथि लाइए, आज ये करेंगे, परेशान करेंगे। तो भैया इससे अच्छा वोट डालाओ और उस जो वोटर लिस्ट है उसकी फोटोकॉपी लेके रख लो और अपने घर वालों को लॉकर में रख दो, जिससे घर वालों को जरूरत हो तो उसको देख लें। अब तो इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई है अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए। बिल्कुल, मैंने नागरिकता सिद्ध करने के लिए अब बताइए 7 लाख नए वोटर आपने ऐड कर दिए चुनाव आयोग ने। अच्छा, वो 7 लाख का ये नहीं पता उनका जेंडर क्या है, उनकी उम्र क्या है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, 5 टाइम वोटर्स हैं, कुछ नहीं पता है। तो ये लोग जो हैं इन्होंने ठान लिया था। अच्छा, जब ये लोगों ने यूट्यूबर्स ने उनसे बात की तो 20% तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेन करके उनको भेजा है जी। जैसे सूरत से एक ट्रेन चली, जब आपने बिहार इलेक्शन देखा था तो हरियाणा से ट्रेन चली थी, और बकायदा वो ट्रेन बिल्कुल नई नवेली ट्रेन, खाना पीना, आना जाना सब फ्री। लेकिन 80% लोग जो आए हैं, 80% लोग जो आए हैं वो मजदूर वर्ग है जो पहले नहीं वोट देने आता था, क्योंकि वोट देने आने का मतलब है 10,000 रुपए का खर्चा और मजदूरी का लॉस। इस बार वो वोट देने आया है, और वो जो है, अब ये एक किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करके पता चला है, लेकिन जितना ज्ञान मुझे थोड़ा बहुत है, वो क्रोध में वोट करने आया होगा या खुशी में वोट करने आया होगा जी। भाई, अगर मुझे भी ये कहा जाए, क्योंकि देखिए मैं तो मानसिक रूप से परेशान हूं, अभी हमारे यहाँ SIR नहीं हुई है, लेकिन जब SIR होगी मुझे भी ये शक है, जिसके पितामह इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे
सरकारी नौकरी में थे, पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मैंने सन 67 में हाई स्कूल कर लिया, सर्टिफिकेट मेरे पास है, पासपोर्ट है, सब कुछ है मेरे पास, कोई कागज ऐसा नहीं है जो मैं बैंक अकाउंट से, एवरीथिंग आई हैव। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा जी। तो इतना ज्यादा अनिश्चितता पैदा हो गई है चुनाव आयोग के प्रति। भाई आप हाईकोर्ट के जज है और आपका नाम काट दिया जाए जी, आप बीएलओ हैं, आपका नाम काट दिया जाए, आप रिटर्निंग ऑफिसर हैं, आपका नाम काट दिया जाए, एयरफोर्स के ऑफिसर है, आपका नाम काट दिया जाए। तो अब तो ये परेशानी हो गई है कि भैया बाकी तो घर का चूल्हा और एलपीजी बाद में देखेंगे, अपना पहले जाके बाद में देखेंगे, पहले अपनी नागरिकता तो सिद्ध कर लो। तो भारत के अंदर रहने वाले लोगों को ही अपनी नागरिकता, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया, आपने सुना होगा। सुना सर, हमें तो बड़ी तकलीफ हुई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तकलीफ, आपत्ति भी है, बहुत तकलीफ, आपत्ति है। और मेरे ख्याल से हमारी भारत सरकार को जो अमेरिकन हमारे देश के अंदर दूतावास के वो हैं, उनको बुलाना चाहिए और उनको चेतावनी देनी चाहिए कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र के प्रति और हमारे देश के प्रति ये असम्मान की भावना हम तो सहन नहीं करेंगे। 145 करोड़ का देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए वहां गए थे। इजराइल और अमेरिका के इशारे पे सब कुछ कर रहे हैं, ईरान पे अत्याचार हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और वो इतना ज्यादा अपमानजनक भाषा का उपयोग भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं, जो हमारी माँ है, जो हमारी जननी है, उसके लिए बोल रहे हैं। और भारत की मेरे ख्याल से तरफ से एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है, जो वोटिंग बढ़ी है, हर आदमी इंश्योर करना चाहता है कि उसका नाम दर्ज हो जाए कि उसने वोट दिया है। जिनका भी नाम बचा है, जिनका कट गया उनका तो कट गया। एक थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा सर। ये जो विजुअल हम लोग लगातार देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी कि ये जाने कि ये क्या है। ये दरअसल कुमारगंज विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल में जहां आज वोटिंग हो रही थी, ये वहां का दृश्य है। और ये कुर्ता पैजामा में जो दिखाई पड़ रहे हैं वहां के बीजेपी के उम्मीदवार हैं, शुभेंदु सरकार इनका नाम है। ये इन आरोप है कि कहा जा रहा है कि ये किसी बूथ पर पहुंचे और वहां बूथ कैप्चरिंग की या जबरन अपने पक्ष में वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे थे। इनको शायद ये विश्वास था कि जो सेंटर से पैरामिलिट्री फोर्सेज आई हुई हैं, ये जो कुछ भी करेंगे इनको उसका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने इसी तरीके से विरोध किया और न केवल बूथ से बाहर कर दिया, बल्कि इनको बाहर काफ़ी दूर तक इस तरीके से इनको भगा दिया, वहाँ से बाहर कर दिया। तो ये वो तस्वीर है, वो विजुअल है। मुझे लगा कि इसका जिक्र करना ज़रूरी है, बता देना ज़रूरी है। और ये चुनाव आयोग के उन दावों की भी पोल खोल कर रख दे रहा है कि किस तरीके से उसने यहाँ पर चुनाव कराए हैं। कह रहा था कि हिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होने देंगे, इस तरह की तैयारियां कर रखी थी। ऐसी तस्वीरें वहाँ से आ रही थी जैसे लग रहा था कि ये चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है। जी, तो अब ये इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बम्पर वोटिंग वाली बात है, इस पैटर्न को किस तरीके से देखा जाए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? नहीं, देखिए, जो शुभेंदु सरकार की स्थिति आप दिखा रहे हैं, देखिए ये आपने भी देखा होगा, हमने भी जब वोटिंग करने गए हमने देखा है। देखिए, जहां पे कंप्लीट डोमिनेशन होता है एक ग्रुप का, वहां तो बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, वहां सारी बेईमानियां हो सकती हैं। जहां बराबरी की टक्कर हो वहां पे बूथ कैप्चरिंग करना बहुत मुश्किल है। और जहां अगर एक कैंडिडेट के साथ ये स्थिति हो सकती है, जबकि उसके पास प्रोटेक्शन है, जबकि उसके पास पुलिस ऑफिसर उसकी सुरक्षा के लिए हैं, और उसके साथ ऐसा हो सकता है, इसका मतलब आपकी फॉलोइंग नहीं है जी। जैसे बहुत सारे कुमकुम मिनवाल एक कार्यक्रम कर रही हैं, वो कलकत्ता के अंदर है, घूम रही हैं वहां पे अपना मालदा के आसपास, वो बता रही हैं कि बिल्कुल जो उनकी मेजें हैं वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की खाली पड़ी हुई हैं। अच्छा, जब मैं कलकत्ता गया था मुझे भी यही सूचना मिली थी कि टीएमसी के पास तो एक एक पोलिंग बूथ पे 50-50 वर्कर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी को वर्कर्स नहीं है जी। देखिए, आप जानते हैं कि वर्कर्स का एक बड़ा, जैसे हमारे हरियाणा और दिल्ली वगैरह में अब भारतीय जनता पार्टी के पास वर्कर्स हैं, अपोजिशन के पास वर्कर्स, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग लोग आके वहां बैठ जाते हैं कि आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, जो मना है वो करेंगे। तो ये दिखाता है, इस प्रकार से दिखा रहा है जैसे हुमायूं कबीर के साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटना घटी है, उन्हें लोगों ने घेर लिया है जी। तो हुमायूं कबीर को तो आप तभी घेर सकते हैं ना उनके इलाके में जबकि मेजोरिटी उनके खिलाफ हो। अगर मेजोरिटी उनके साथ है तो कैसे आप उनको घेर लेंगे? हाँ, उनकी फैन फॉलोइंग, उनके समर्थक रहेंगे तो आप कैसे घेर लेंगे? बिल्कुल सही बात है, कम से कम समर्थक उसका विरोध तो करेंगे वहां पर जी। तो हो ही नहीं। अभी पुलिस प्रोटेक्शन भी है, बीजेपी के आप
बहुत हाँ। प्रिय नेता भी हैं, बीजेपी ने आपको 1000 करोड़ भी दिया है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, इसके बावजूद जनता आपको घेर लेती है। इसका मतलब यह है आपके पास ग्रास रूट सपोर्ट नहीं है। नहीं है अच्छा, जी। ये भी पता चल रहा है कि जो वर्कर, ये भी बात पक्की है कि अगर वोट बहुत ज्यादा पड़ा है तो इसका माने बीजेपी सपोर्टर्स भी निकले हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस बार जैसे कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है, जी। अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इससे बीजेपी का नुकसान होता है और टीएमसी का फायदा होता है। तो असली जो है मुद्दा कि जो अगर आप शांतिपूर्वक चुनाव कराने की बात कर रहे थे, ज्यादातर जगह पे शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, लेकिन असली खेल जो अब शुरू होगा जब ये ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचेंगी, लेकिन वहां भी दीदी को एक एडवांटेज है, ममता दीदी को एक एडवांटेज है, वहां पे जो स्टेट मशीनरी है, कितने भी ट्रांसफर आप कर लो, बिल्कुल अभी भी ममता दीदी के सपोर्टर्स और सिंपैथाइजर्स हैं। बिल्कुल, तो यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये चूंकि यहाँ आपने स्टेट मशीनरी की बात की और जिस तरीके से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त वहाँ पर ज्ञानेश कुमार जी पूरा का पूरा एक डिपेंडेंट हो गए कि हम पैरामिलिट्री के जरिए ही वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे, सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि जो मतदान कर्मी हैं उनको भी बाहर से ले गए। लेकिन जो वहाँ के लोग भी हैं उनको भी तो ये लग रहा है कि पूरी स्टेट मशीनरी ही नहीं, स्टेट के पूरे सिस्टम को, स्टेट के लोगों को खारिज कर दिया गया। एक बंगाल के भीतर एक ये भी भावना लोगों में आई, बहुत सारे अधिकारियों से भी हमारी लोगों की बातचीत होती रहती है, उनके अंदर एक इस चीज़ को लेकर बड़ा गुस्सा है कि क्या स्टेट सर्विस के अधिकारी या जो यहाँ पर स्टेट के लोग हैं वो पूरे के पूरे अधिकारियों पर कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। वहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त तो बिल्कुल इसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया वो लोग खुलकर तो बोल नहीं सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं इस तरीके से, लेकिन ये नाराज़गी तो उनके अंदर है ही, और इसका जो प्रभाव वहाँ के लोगों पर है, मतदाताओं पर है, वो भी दिखाई पड़ रहा है। अब इसीलिए कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्थानीय और बाहरी का जो मुद्दा है उसकी वजह से बीजेपी के तमाम नेताओं को वहाँ जाकर मछली खाते हुए तस्वीरें, अपनी वीडियो अपलोड कराने पड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि वहाँ लड़ाई जिस तरीके से एक मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई जा रही है, लड़ाई दरअसल वैसी है नहीं। क्या आप क्या कहते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? अच्छा मिश्रा जी, एक चीज आपने नोट की होगी, जब कई बार मेरे बच्चे भी मुझसे कहते हैं साहब विदेश आ जाओ, विदेश आ जाओ जी, देखिए मुझे हैरान होती है मिश्रा जी, आपको भी होती होगी, अगर मैं मान लीजिए अमेरिका या इंग्लैंड चला जाऊं, अच्छा बच्चे तो चले जाएंगे अपनी नौकरी में, अगर मुझे सारे लोगों से, पड़ोसियों से, और जो भी लोग वहां पे वैसे ही बड़े कम लोग हैं, अगर मुझे सारे दिन अंग्रेजी में बात करना पड़े तो मैं पागल हो जाऊंगा जी। भाई हम लोग नेचुरल, हमें जब तक हिंदी में बात करने को न मिले, जब तक हमें हिंदुस्तानी खाना खाने को न मिले, और जब तक हमें थोड़ी बहुत गंदगी न दिखाई पड़े, हमें बहुत ज्यादा सफाई से परेशानी होने लगती है। जैसे विदेशी हमारे देश में आते हैं, उनको गंदा पानी पीने से बीमारी होती है, हमको साफ पानी पीने से, क्योंकि हमें गंदे पानी की आदत पड़ गई है। तो क्योंकि हम लोग अंग्रेजी में सोचते नहीं है, बोल सकते हैं लेकिन हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट, तो दिमाग भन्ना जाएगा यार कि यहाँ तो कोई तू तड़ाक करने वाला नहीं है, अपनी हिंदी भाषा, अपने क्षेत्र की भाषा। फिर आप ये बताइए बाहरी आदमी, मिश्रा जी आप बताइए बाहरी आदमी, अब जैसे मैं चला जाऊं तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु में जाके वहां के कल्चर को जानता हूं क्या? मुझे उत्तर प्रदेश का कल्चर पता है, तो उत्तर प्रदेश वाला आदमी उत्तर प्रदेश में तो हैंडल कर सकता है, फिर जो सरकारी एम्प्लॉई है, बिल्कुल ये अपेक्षा करना कि सारे के सारे सरकारी एम्प्लॉई जो है वो संविधान के प्रति समर्पित नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट से जो लोग आएंगे वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, ये तो मेरे ख्याल से गलत बात है, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा फिर देखिए अपना कलर, अपना शेड, भाई हम लोग जैसे ब्राउन कलर के हैं, अब हमें ब्राउन कलर देख के हम लोग पहचान लेते हैं ये हिंदुस्तानी है, एक अपनत्व की भावना आ जाती है। मानी बात है, जो बंगाली है वो बंगाली बोलता है तो उसे बंगाली में अपनत्व आता है, गुजरातियों को गुजरातियों में आता है, मराठियों को मराठियों में आता है। अच्छा वो जो आपके भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े बड़े नेता मंगलवार को मुर्गा खा रहे थे, मछली खा रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि मंगलवार को क्यों खा रहे थे मछली, कहना नहीं वो प्याज और लहसुन से बनी हुई नहीं थी, वो बिल्कुल सात्विक मछली थी और उसमें सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं हुआ। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है। अब वो जानते हैं कि बंगाल में अगर वोट लेना है तो उन्हें मछली खानी पड़ेगी, अब नागालैंड में जाके क्या करेंगे तो नागालैंड का पता चलेगा।
हाँ, अच्छा, कितनी एक कह लीजिए कि ये लोग किस तरीके से, मतलब मैं कई बार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को और यहाँ बीजेपी के नेताओं के बयानों और उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर मुझे कई बार हंसी भी आती है। यहाँ उन नेताओं का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि मछली खाकर तस्वीरें, वो वीडियो पोस्ट करवा रहे हैं। दूसरी ओर आज अभी हमने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुना और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हार जाती है इस बार भी तो पश्चिम बंगाल से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। अब हमारे समझ में दो बातें नहीं आ रही, जिसको मैं चाहूंगा सर कि आप प्लीज उसको डिकोड करें। नंबर एक, जो अनुराग ठाकुर और कुछ और नेताओं ने मछली खाकर पोस्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके 2 दिन पहले जाकर वहां झालमुड़ी खा रहे हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि ये झालमुड़ी वाली जगह नहीं है, झालमुड़ी बिहार में खाई जाती है, यहां आकर आप मछली खाइए? क्या वो प्रधानमंत्री को ये संदेश दे रहे थे? और दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सनातन खत्म हो जाएगा, तो क्या उनकी निगाह में सनातन यही है कि जो मछली खाएगा वही सनातनी है? उस हिसाब से हम और आप तो शायद नहीं हो पाएंगे। इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से देखिए, टीएमसी ने मजबूर कर दिया। अरे हमारे माननीय मोदी जी तो बड़ा सात्विक खाना खाते हैं, मशरूम खाते हैं, इम्पोर्टेड मशरूम खाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें खाते हैं, उन्हें झालमुड़ी खाने में मजबूर होना पड़ा 10 रुपए की। अच्छा, उसमें भी एक समस्या क्रिएट हो गई, बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या क्रिएट हो गई। वो जो झालमुड़ी खिलाने वाला आदमी है उसने कहा कि असली कीमत तो इसकी 50 रुपए थी। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे मोदी जी के आने के पहले, वो उन्हें 50 रुपए दे गए थे जी कि भैया ये 50 रुपए तो हम दे रहे हैं, मोदी जी ज्यादा मत लेना, तुम 10 रुपए उनसे ले लेना, जिससे वो फोटोशूट ठीक ठाक हो जाए, लगे कि मुफ्त में नहीं खाया है। अब वो कह रहा है कि साहब 10 रुपए में मैंने इतनी सारी झालमुड़ी उन्हें खिला दी, अब हर आदमी दुकान में आके कहता है 10 रुपए में खिलाओ। अच्छा अब वो मिश्रा जी, आप बहुत सारे पत्रकारों ने बताया जब ये झालमुड़ी मैंने तो नहीं खाई, बचपन में खाई थी, बचपन में इलाहाबाद में खाई थी, लेकिन अब बहुत दिनों से नहीं खाई है। अब लेकिन उसके अंदर अगर मुरमुरा भी होगा, उसके अंदर चना भी होगा, उसके अंदर मूंगफली भी होगी, उसके अंदर टमाटर भी होगा, उसके अंदर प्याज भी होगा, उसके अंदर नमक भी होगा, उसके अंदर मसाले भी होंगे, तो भैया ये 10 रुपए में कैसे मिल जाएगा आज की महंगाई के जमाने में? अब वो बेचारा कह रहा है कि मेरी दुकान के अंदर 50 रुपए की चीज है, मुझे 10 रुपए बेचनी पड़ रही है, मेरी तो लागत ही नहीं निकल रही है। अच्छा, दूसरी बात जो सनातन धर्म के लिए, मिश्रा जी आप तो जानते हैं जी भाई, हमारा सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है, हाँ, हजारों साल से चल रहा है, सबसे पुराना धर्म है। आज तक अंग्रेज इसको खत्म नहीं कर पाए, मुगल इसको खत्म नहीं कर पाए, बड़े बड़े आक्रांता है सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खतरे में आए, खतरे में सबसे सनातन धर्म खतरे में है। भाई हमारे सनातनी, मेरे बच्चे भी विदेश में रहते हैं, जर्मनी में खतरे में नहीं है, अमेरिका में खतरे में नहीं है, कुवैत में खतरे में नहीं है, दुबई में खतरे में नहीं है, मुसलमान देशों में खतरे में नहीं है, ईरान में खतरे में नहीं है। कहां खतरे में है? भारतवर्ष में। अच्छा, ये भी 1947 के पहले भी और 1947 के बाद भी सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ा। सनातन धर्म खतरे में कब से पड़ा? 2014 से, आजादी के बाद। तो इसका माने नहीं आजादी, हाँ वो कंगना रनौत वाली आजादी। तो इसका मतलब यह है, अगर सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस का शासन था, सनातन धर्म खतरे में नहीं था। विश्व भर में कहीं खतरे में नहीं है, केवल भारतवर्ष में खतरे। अब आप देखिए, नेपाल जैसा छोटा सा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, हमारे यहाँ जो 100 रुपए से 10 रुपए ज्यादा की चीजें वहां पे जा रही हैं, उन पे टैक्स लगा रहा है। अभी एक व्यक्ति को नेपाल की पुलिस ने भारत की सीमा के अंदर घुस के भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जी। माने ये तो नेपाल की आपकी रिलेशनशिप है। और सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में। भैया सनातन धर्म इसलिए खतरे में नहीं पड़ सकता, देखिए हम लोग तो एडजस्ट होने वाले लोग हैं, अगर असली सनातनी है तो। फर्जी सनातनियों के बारे में मैं नहीं जानता, हम लोग एडजस्ट करते हैं। भाई हम लोग जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम, सब हमारे हैं। कौओं को भी हम खाना खिलाते हैं, कुत्तों को भी खाना खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, नीम को भी पूछते हैं, पीपल को भी पूछते हैं, बरगद को भी पूछते हैं। हम लोग तो भैया सबसे प्यार करने वाले लोग हैं, तो हमसे किसी को क्या परेशानी होगी? हाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर दूसरे धर्मों से विभेद शुरू कर दिया है, विश्व में रहने वाले दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं से अलग नजर से हमको देखने लगे, उसका मुझे डर लगता है।
हाँ, बिल्कुल पूरी दुनिया में एक हिंदू धर्म को लेकर जो पहले सहिष्णुता है और ये सारी चीज़ें थी, उसमें लोगों का जो ओपिनियन है वो बदला है, उसमें बदलाव आया है। तो खैर, अब क्या सनातन धर्म जहाँ है, क्या बीजेपी जहाँ है वहीं सनातन धर्म है, जहाँ बीजेपी नहीं रहेगी वहाँ सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? अब ये घोषणा शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि परिणाम क्या होता है। पर आज 152 सीटें जो है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करें तो ये पिछले चुनाव में यानी 2021 में जब चुनाव हुए थे तो ये बीजेपी का जो सबसे स्ट्रांग होल्ड था वो ये था। इसी जगह पर उनको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 59 सीटें उनको मिली थी, 152 में से 59 सीटें। और अब की बार भी पूरी ताकत उन्होंने लगाई है। अब ये जो दो दृश्य हम लोगों ने देखे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, एक तो ट्रेन में हरी झंडी दिखाकर लोगों को बाकायदा रवाना करना अलग अलग जगहों से, और दूसरी तस्वीरें हमने देखी हैं कि बसों पर लद कर और ट्रेनों में भी लद कर, जनरल डिब्बे में हो चाहे जिसमें जगह मिल जाए, बसों की छतों पर बैठकर इस तरीके से लोग आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब इनमें से क्या ये पहचान पाना संभव है कि ये किनके वोटर्स होंगे? हालांकि एक जो आप बता रहे हैं कि एक बड़ा खौफ लोगों में था जिस तरीके से एसआईआर हुई है और नागरिकता छीनने की या उनको मतदाता सूची से बाहर करने की जो आशंका दिखाई पड़ रही है, एक बड़ा कारण वो भी था। लेकिन क्या हम इनको पार्टियों के मतदाताओं के तौर पर भी देख सकते हैं क्या कि कुछ कौन किसके मतदाता हो सकते हैं? देखिए, किसी का चेहरा देख के नहीं पता चलाया जा सकता कि किस पार्टी का समर्थक होगा। जैसे बचपन में, जवानी में मैं कांग्रेस विरोधी था, मैं समाजवादी पार्टी और डॉक्टर लोहिया का भक्त था और समाज SYS में था और अपने युवा जीवन में, और इमरजेंसी का मैंने विरोध किया था। मैं तो 2014 के बाद जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का रूप देखा और मैंने देखा ये देश को तोड़ देंगे और बर्बाद कर देंगे, और मैंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखी, तो मैं राहुल गांधी का एक प्रकार से एडमायरर हो गया। और तब मैंने कहा कि नहीं, इस देश के अंदर इस प्रकार की तानाशाही और धार्मिक विद्वेष नहीं चल सकता, वी नीड ए लीडर लाइक राहुल गांधी। तो मैं ही बदल गया हूं। अच्छा, कल अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस फिर इसी प्रकार से करेगी जैसे आज बीजेपी कर रही है, कि वो बच्चों को अग्निवीर बना देगी, किसानों को MSP नहीं देगी, पूंजीपतियों को पैसा दे देगी। मेरे माथे पे थोड़ी लिखा है, मैंने कोई कांग्रेस का सदस्यता थोड़ी ले रखी है, मैं कांग्रेस का भी विरोध करने लगूंगा। हाँ। असली मुद्दा यह है कि इस समय बीजेपी देश के लिए खतरा है। बीजेपी देश को अंदर से कमजोर कर रही है, बीजेपी देश को अंदर से धार्मिक विवाद में डाल रही है। जब मणिपुर के अंदर हिंसा नहीं रुक रही है तो अमित शाह साहब को मणिपुर में रहना चाहिए था। दिल्ली के अंदर एक IRS ऑफिसर की बच्ची का रेप एंड मर्डर हो जाता है, 15 मर्डर पिछले 15 दिन में हो जाते हैं, और अमित शाह साहब इलेक्शन के चक्कर में बंगाल में पड़े हुए हैं। मोदी साहब ईरान इशू पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश, जो इतना मजबूत देश है, जिसकी वॉइस हमेशा विश्व सुनता रहा है, उसको डोनाल्ड ट्रंप इतनी भद्दी गाली कैसे दे सकता है? लेकिन सर आप एक चीज मुझे, हाँ उस पर भी हम लोग आते हैं, एक चीज मुझे ये बताइए, अब दर्शक और लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, आज एक शुभेंदु के नाम से एक और नाम वायरल हो गया, शुभेंदु सरकार भी। वैसे शुभेंदु अधिकारी वहाँ बड़े नेता हैं, आए भले तृणमूल कांग्रेस से ही हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर नहीं आई तो वहाँ पर सनातन चला जाएगा, यानी सनातन को खतरा है। आप यहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी से देश ही को खतरा है। तो अब इसको कैसे समझेगा, कैसे व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा? मतलब मुझे लगता है कि ये जो शुभेंदु अधिकारी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब ये है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, शुभेंदु अधिकारी अंदर से हिले हुए हैं और उन्हें फीडबैक मिल गया है कि उनके पैर उखड़ गए। देखिए, बंगाल की एक विशेषता है, कल मैंने एक कार्यक्रम किया था, एक कलकत्ता की एक प्रोफेसर को मैंने अपने इंटरव्यू में बुलाया था जी। उन्होंने बताया कि देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि टीएमसी जीती तो जिन लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया है वो छेते जाएंगे, और अगर बीजेपी जीत गई तो वो टीएमसी वालों को छेतेगी। तो वहां पे स्टेक्स आर वेरी हाई। और ये भी बताया कि अमित शाह साहब 15 दिन से क्यों जमे हुए हैं। मैनेजमेंट तो एक चीज है, वो अपने वर्कर्स को ये आश्वासन देने के लिए बैठे हुए हैं कि मैं यहां बैठा हूं तो मैं कोई पीटेगा नहीं। अच्छा, अगर शुभेंदु अधिकारी, ये फ्रस्ट्रेशन का निशानी है, ये बिल्कुल एक तरह से वो निरुत्साही हो गए हैं, उनको लग रहा है चुनाव हार रहे हैं, और चुनाव हारने पे अब वो फिर हिंदू मुसलमान नैरेटिव पे आ गए, सनातन धर्म। अरे यार, सनातन धर्म जो है
हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी हो या महुआ मोइत्रा हो या जितने शुभेंदु वो बाकी जितने भी टीएमसी के बड़े बड़े नेता हैं, वो सारे के सारे सनातनी हैं। वो कौन से दूसरे? अच्छा, फिर भारतीय जनता पार्टी भैया 1,000 करोड़ हमारे भगवान श्री राम के मंदिर के लिए तो देती नहीं, हुमायूं कबीर को देती है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, फिर आपने को सनातनी कहते हैं। हुमायूं कबीर जो है वो, अरे यार किसी भी आदमी का, आप खुद सोच लीजिए मिश्रा जी, किसी भी आदमी की इतनी औकात है कि 1,000 करोड़ का मस्जिद बना दे या मंदिर बना दे अपने बल पे? जो हमारा श्री राम मंदिर बना है अयोध्या का, वो भी तो डोनेशन से बना है, हम लोगों ने ही तो पैसे दिए हैं, पूरे हिंदुस्तानियों ने पैसे दिए हैं। एक आदमी बना दे, गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है बना दे, 1,000 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है। और वो बना रहे हैं साहब, वो हुमायूं कबीर साहब, क्योंकि उन्हें डोनेशन भी मिल रहे हैं। डोनेशन क्या मिल रहे हैं? यही पूंजीपति जा जाके वहां पैसा दे रहे हैं, और जो चुनावी बॉन्ड में जिन्होंने पैसा दिया है वो इसलिए बाबरी मस्जिद। अच्छा, एक नई खबर और हो गई कल रात को जी, हुमायूं कबीर के पार्टी के 4 कैंडिडेट्स ने अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर लिया और टीएमसी का समर्थन कर दिया। अब बताइए, तो ये शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि टीएमसी का, मैंने पहले भी आपसे कहा था, और मेरे को ये वहां भी कोई भी बंगाली आपको बता देगा, जो काडर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है जी। अच्छा, फिर एक और चीज बताई लोगों ने वहां पे, भाई अगर मान लीजिए आप 4 भाई हैं घर में, अब 2 का नंबर वोट कट जाए, 2 का बाप का कट जाए, बेटे का रह जाए। अब बेटे कह रहे हैं भैया मेरा बाप तो मेरे से पहले आया था, उसका कैसे कट गया, मेरा कैसे नहीं कटा? अगर बाप विदेशी है तो वह भी विदेशी हो, अगर बाप देशी है तभी तो वह देशी हो। तो बाप का नहीं कटा और बेटे का कट गया, बेटे का नहीं कटा और बाप का कट गया, इस प्रकार की स्थिति हास्यास्पद बना दी है। नहीं, ये तो है, इसीलिए बिल्कुल एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पे यूं ही थोड़ी सवाल उठ रहे हैं। अब उसको ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिल्कुल फुल प्रूफ कह रहे हो और अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी उनकी बातों को मानता ही चला जा रहा हो, ये बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे, और उदाहरण कोई ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल 1-2 जगहों पर आ रहे हैं, बल्क में उदाहरण आ रहे हैं तमाम कर, डिलीशन के भी, एडिशन के भी बहुत सारे हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हैं, कैसे हैं। इवन नंदीग्राम का ही ले ले, जो शुभेंदु अधिकारी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वहाँ जितने नाम काटे गए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि उसमें 95% नाम ऐसे हैं जो ये माने जाते हैं, जिनको मानकर चला जाता है कि शायद बीजेपी के वोटर नहीं होंगे, बीजेपी उनको अपना वोटर नहीं मानती है, ऐसे लोग। तो आप चुन चुनकर इसका मतलब आपने किया है, नाम हटाया है, तो उसमें कोई बहुत ये रॉकेट साइंस नहीं है कि लोग ना समझ पाएं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कब समझेगा कब नहीं समझेगा, ये देखने वाली बात होगी। जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात कर रहे थे, दर्शकों को वो बात बतानी भी बहुत ज़रूरी है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने भारत के बारे में, उस पर अभी विदेश मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया मुझे नहीं दिखाई पड़ी है, आएगी तो वो भी हम बताएंगे। माइकल सैवेज का एक उन्होंने बयान डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है, और उसमें लिखा क्या गया है कि यहाँ एक बच्चा, ये हम कोट अनकोट बता रहे हैं, कि यहाँ एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है, यानी अमेरिका में, और फिर वे पूरे परिवार को चीन या भारत या दुनिया की किसी और नरक से ले आते हैं। यहाँ देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर, यह देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अब इंग्लिश नहीं बोली जाती। यानी वो भारत, चीन, इन देशों की तुलना वो नरक से कर रहे हैं। और या इसके अब भारत के बारे में उनकी अपनी क्या राय है, क्या सोच है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और अमेरिका को तो वो दोबारा से महान बनाना चाहते हैं, भारत जैसी महान सभ्यता को लेकर उनके अपनी सोच क्या है, और ईरान जैसी सभ्यता को वो नष्ट करने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन वहाँ ईरान को तो जो ख्वाब देख रहे हैं, ईरान उसका जवाब दे रहा है। हमारी तरफ से भी जवाब नहीं आया है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। नहीं, जवाब आएगा भी नहीं, जवाब आएगा भी नहीं। हम चाहते हैं, हम चाहते हैं जवाब आए, और बड़ा कड़ा जवाब आए। क्या जेडी वांस की पत्नी जी, जो हिंदुस्तानी मूल की हैं, वो नरक से आई हैं? जो कमला हैरिस वहां पे राष्ट्रपति पद का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ी थी, वो चलिए हालांकि वहीं पैदा हुई, और उनके पिता और माता यहाँ की थी, पिता विदेशी थे, दूसरी जगह के थे, लेकिन उनका कनेक्शन भी तो हिंदुस्तान से है। तो हिंदुस्तान जैसी महान सभ्यता को इस तरह की असभ्य भाषा, और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक बोल ना फूटे, ये हमारे लिए शर्म की बात है। भाई देखिए, भारत से सुंदर देश, मिश्रा जी आप भी गए होंगे विदेश, बहुत जगह गए होंगे, देखिए भारत से सुंदर देश पूरे विश्व में कहीं नहीं।
कारण है उसका, ऐसे नहीं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं इसलिए मैं ये कह रहा हूं। जी। विदेश में आप चले जाइए, हर देश एक जैसा लगता है। हाँ। वही चौड़ी चौड़ी सड़कें, वही बड़े बड़े बिल्डिंग्स, वही मॉडर्नाइज, वही हर तरह के चर्च, एक ही तरह के चर्च। हिंदुस्तान के अंदर आपको पूरा विश्व दिखाई पड़ता है। आप पुरी चले जाइए, मैं पुरी गया, अरे पुरी का कल्चर ही बिल्कुल अलग है। काशी चले जाइए बिल्कुल अलग, द्वारका चले जाइए बिल्कुल अलग, गोवा चले जाइए बिल्कुल अलग, पंजाब चले जाइए बिल्कुल अलग, तमिलनाडु चले जाइए। माने हमारे देश के अंदर जितनी खूबसूरती है, अरे अमेरिका वाले हमारे सामने कहां ठहरते हैं। ये दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जहालत भी बहुत ज्यादा है। हम सुंदर देश है, परमेश्वर ने, प्रकृति ने तो सबसे सुंदर प्रकृति हमको दी थी। वो दूसरी बात है कि हमारे ये तथाकथित सनातनियों ने हमारी गंगा मैया को भी दूषित कर दिया, सारी गंदगी उसके अंदर डाल दी, सारे सीवर उसके अंदर डाल दिए, 50,000 करोड़ ये लोग खा गए, इन्होंने गंगा को बिल्कुल शुद्ध नहीं कराया। अब ये तो अपना एक फर्जी सनातनी लोग जो है अपना नैरेटिव चलाते रहते हैं। देखिए, हम तो भारत माता का ये अपमान जो है इसको सहने में असमर्थ हैं। और मैं माननीय मोदी जी से आपके कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन करता हूं, वहां के जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाइए और उनसे कहिए दूतावास बंद कीजिए और चले जाइए। भारत के प्रति ऐसे शब्दों को हम सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये सही बात। अच्छा, जो आप बात कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में चले जाइए तो एक जैसे मॉल दिखाई पड़ेंगे, सड़कें दिखाई पड़ेंगी, तो अब हमारे देश को भी इस तरह से बनाने की कोशिश हो रही है। बनारस का आपने जिक्र किया, उसको बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी हद तक बना भी दिया गया है। दूसरे शहरों पर भी निगाह लगी हुई है। वृंदावन की जो कुंज गलियां, जिनकी वजह से पूरा शहर ही मशहूर है, उन कुंज गलियों को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, जहाँ की परंपरा, जहाँ की ट्रेडिशन, संस्कार, सारी चीज़ें, और जिनकी वजह से वो पूरा क्षेत्र जाना जाता है, जो एक धार्मिक पर्यटन के रूप में जिसकी एक अपनी पहचान है। तो ये है, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया ना आना बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनको बताया गया, इस बारे में पूछा गया कि आखिर क्या रिएक्शन है। उनका एक लाइन का जवाब था, वो और हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, मैं इस पर यही बात खत्म करूँगा। उनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं इसके लिए। यानी आधिकारिक रूप से हम कोई बयान अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ दे ही नहीं सकते हैं, ये हमारी स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच अब देंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी ने उस पर प्रतिक्रिया जताई है, हम देख रहे हैं, ट्वीट किया गया है। और सबकी, हमारी, आपकी और पूरे देश की जो भावना है, वो इस बयान को कैसे स्वीकार कर पाएगी, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। और सरकार इस पर नहीं प्रतिक्रिया दे रही है तो भी अपने आप में बहुत हैरानी की बात होगी। लेकिन हैरानी की बात कितनी, हम लोग हैरानी की बातें सुन रहे हैं लेकिन सरकार नहीं हैरान हो रही है। चाहे वो प्रतिबंध लगाने की बात हो, चाहे वो सीज फायर को लेकर हमारे लिए बताया जा रहा हो कि हमारे दबाव में आकर आपने बंद कर दिया, चाहे जो कुछ भी कहा जा रहा हो, प्रधानमंत्री के लिए जो चीज़ें कही जा रही हो, पर इन सब के बीच ये जो देश की अपनी संप्रभुता को लेकर एक सोच होती है, जो अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, वो चीज़ इस समय निश्चित तौर पर केवल ऐसा नहीं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं, इन्हीं सारे उदाहरणों से पता लगता है कि आप किसके दबाव में कितना काम कर रहे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। लेकिन ये जो चुनाव के अब वोटिंग परसेंटेज है, 2 राज्यों में चुनाव, इसी दौरान ये भी हुआ कि महिला विरोधी होने का टैग लगाने के लिए सत्र तक बुला लिया गया सदन का। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी दे दिया, चुन चुनकर, नाम ले लेकर पार्टियों को महिला विरोधी बताया गया। अब देखना यह है कि ये बम्पर वोटिंग महिला विरोधी साबित करती है विपक्षी पार्टियों को या फिर बीजेपी को साबित करती है, देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु में भी, चूंकि ये जो विधेयक लाया गया था, इसका सबसे ज़्यादा असर दक्षिण भारत में ही देखने को मिल रहा था, इसी वजह से ये गिरा भी कि यहाँ परिसीमन के जरिए उनको किस तरीके से कमतर किया जा रहा था। और वोटिंग परसेंटेज जो ताज़ा आंकड़े आए हैं दर्शकों को हम वो भी बता देते हैं कि क्या है। 3 बजे तक तो 78% थे और अभी के आंकड़ों को लेकर 5 बजे तक के जो आंकड़े आ रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो 90%। आप कल हमारे जिन दर्शकों ने भी ये कार्यक्रम सुना होगा, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा था कि 90-95% तक पोलिंग हो सकती है। और उस समय प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की बड़ी चिंता थी, या बड़ी उनकी कह लीजिए कि जिज्ञासा थी कि ये 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब बढ़ाकर अपने स्वभाव के अनुरूप चुनाव आयोग बताएगा तो कितना बढ़ाएगा, क्योंकि वो तो 8-10% वैसे ही बढ़ा देता है।
अब यहाँ पे तो गुंजाइश ही नहीं है कि वो बढ़ा पाएगा। यानी पश्चिम बंगाल की जनता ने चुनाव आयोग की तमाम गुंजाइशों को ख़त्म कर दिया है और उनके अपने दावे जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के थे वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट भाग रहे हैं, पीटा जा रहा है उनको, उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है और जगह जगह वहाँ पर हिंसा हो रही है। तो और तमिलनाडु के भी जो आंकड़े आए हैं वो भी बहुत उत्साहजनक हैं। 82.24% 5 बजे तक वहाँ भी मतदान हुआ है। तो अब सबकी निगाह जाहिर सी बात है कि रहेगी जब काउंटिंग वाले दिन 4 मई को, और जब परिणाम आएंगे तब देखा जाएगा कि बम्पर वोटिंग का असर कितना रहा। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा प्रोफेसर। जी, एक मेरा निवेदन है जी, आपके बिल्कुल। कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग से, हाँ बात की हेराफेरी मत करें। जी, जो स्ट्रांग रूम में आने के बाद ईवीएम में हेराफेरी होती है वो कृपा करके इस बार मत कीजिएगा, क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा। देश इस बार अब बंगाली जो हैं वो चुकने वाले नहीं हैं, फिर वो ऐसा तूफान मचाएंगे और हम लोग भी साथ देंगे। बेईमानी मत कीजिएगा। बेईमानी आपने महाराष्ट्र में कर ली, हरियाणा में कर ली, दिल्ली में कर ली, बंगाल में कृपा करके मत कीजिएगा, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम देश का नुकसान नहीं चाहते, हम भारत माता के बच्चे हैं और हम भारत माता के हित के लिए आपसे निवेदन करते हैं, हेराफेरी मत कीजिएगा। लेकिन सर जब चुनाव आयोग स्वीकार करेगा कि उसने बेईमानी की है तब तो ना। चुनाव आयोग तो अभी तक नहीं कह रहा है और आगे भी अब वो क्या करता है। लेकिन आपकी ये सलाह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका कितना नुकसान हो सकता है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। और बेईमानी तो ऐसे भी नहीं करनी चाहिए, कहीं भी नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हर व्यक्ति के प्रति उसका समस्या है। हाँ नहीं देखिए, चुनाव ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की एक मजबूरी है, अगर जी। वो बेईमानी नहीं कराएं हाँ और निष्पक्ष चुनाव करा दें और टीएमसी और स्टालिन जीत जाएं, जी, और उसके बाद आप देख लीजिएगा, देखिए नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया चाल चल दी है। उन्होंने जो श्रवण कुमार को अपना जेडीयू सीएलपी का चेयरमैन बनाया, प्रेसिडेंट बनाया है, जी। चाल उन्होंने चल दी है। और ये हो सकता है अगर बंगाल और तमिलनाडु के आसाम के अंदर अगर अच्छे रिजल्ट अपोजिशन के लिए आए तो ये सरकार गिर जाए, और अगर सरकार गिरेगी तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को अपना भविष्य पता है। बिल्कुल, अब ये देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के नतीजे बहुत कुछ निर्धारित करेंगे और बहुत कुछ एक जो कहते हैं कि राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक स्थितियां जो हैं उसको बदलने में या उसको एक अलग रूप देने में उनकी भूमिका रहेगी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, तमाम जानकारी दी। बहुत कुछ हम लोगों ने बात की कि पश्चिम बंगाल में चुनाव किस तरीके से हुए हैं। बम्पर वोटिंग हुई है, दर्शकों को एक बार फिर बता दें, वहाँ की 90% पोलिंग हुई है पश्चिम बंगाल में और 82% से ज़्यादा पोलिंग हुई है तमिलनाडु में। और अभी एक अब आंकड़े अपडेट भी होंगे तो फिर देखते हैं कि अंतिम आंकड़ा